हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस एनसीईआरटी स्टडी सेंटर चैनल पर आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं क्लास 10th का बुक का नाम है समकालीन भारत भाग 2 और चैप्टर है पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो DSSP, KVS, NVS, EMRS, PPSC, TRE4 और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। हम इसमें व्यक्तिगत प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, उस आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहा जाएगा। तो पर्यावरण में मौजूद वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे संसाधन कहे जाएंगे। ठीक है, और ये वस्तु जो होती हैं इनके लिए एक मानक है क्या, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी कि वह वस्तु जिसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता हो, वह वस्तु जो आर्थिक रूप से संभव हो सके वह भी संसाधन कही जाएगी, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हमें लाभ प्राप्त हो, आर्थिक रूप में उसका प्रयोग किया जाए और वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये सभी जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, तो वह क्या कही जाएंगी, संसाधन कही जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु की रूपांतरण प्रक्रिया किसके साथ पारस्परिक क्रिया में निहित है, यानी कि पर्यावरण में जो वस्तु उपलब्ध है वह वस्तु की रूपांतरण प्रक्रिया किसके साथ पारस्परिक क्रिया में निहित है। तो वह पहला प्राकृतिक है, दूसरा प्रौद्योगिकी है, तीसरा संस्थाएं हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये मानव हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम हो गए और ये हमें प्राकृतिक चीज़ों से चीज़ें मिलती है और प्राकृतिक लेके यहाँ पे आता है। प्राकृतिक चीज़ों से मानव क्या करता है, इनको किसके पास लेता है, टेक्नोलॉजी के पास, और यहाँ से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये कहाँ पे आती है, संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, तो प्रयोग कौन करता है, मानव। तो पर्यावरण में जो वस्तु उपलब्ध है उसका रूपांतरण प्रक्रिया में किसके साथ निहित है, तो टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, नेचर से है और इंस्टीट्यूशन से है। पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु का रूपांतरण करने की योग्यता किसके अंदर है, तो पर्यावरण में जो वस्तु उपलब्ध है उस वस्तु को रूपांतरण करने की योग्यता किसके अंदर है, तो मानव के अंदर। यानी कि मानव क्या करेगा कि जो प्रकृति में वस्तु उपलब्ध है उसका टेक्नोलॉजी से प्रयोग करके संस्थाओं का द्वारा उसके लोगों के पास पहुंचाता है। तो इसके बदलाव कौन करता है, तो मानव करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है कि संसाधन क्या है, संसाधन क्या है, संसाधन क्या प्राकृतिक उपहार है, नहीं, यह मानव क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि जो संसाधन है, संसाधन जो है वो प्राकृतिक का उपहार नहीं है। संसाधन कब होगा, जब जो प्राकृतिक चीज़ों को मानव द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उपयोग किया जाता है तब वो संसाधन बनेगा। लेकिन ये क्या है, यह मानव क्रियाओं का परिणाम है, संसाधन प्राकृतिक नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। यानी सामीप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यानी समाप्यता मतलब कि समाप्ति के आधार पे, तो जो नवीनीकरण योग्य हो जाएगा, यानी कि कोई संसाधन जो उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो नवीनीकरण करने के योग्य नहीं होते, उनको अनवीनीकरण कहा जाता है। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। कौन सा, व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर, चार प्रकार के संसाधन होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ठीक है, विकास के आधार पर, विकास के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, कितने प्रकार के, विकास के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। ठीक है, चार प्रकार के संसाधन हो जाएंगे। पहले 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 संसाधन के बारे में क्या विश्वास किया जाता था, पहले संसाधन के बारे में यह विश्वास किया जाता था कि संसाधन जो है वह प्रकृति की देन है। संसाधन क्या है, संसाधन प्रकृति की देन है। लेकिन वर्तमान समय में इसकी क्या अवधारणा दी जा रही है, तो संसाधन के बारे में वर्तमान अवधारणा यह है कि यह मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। और पहले इसमें क्या विश्वास किया जाता था कि संसाधन जो है वह प्राकृतिक की देन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो जून 1992 में। कब हुआ था, जून 1992 में। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था, जून 1992। रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जून 1992 में, ब्राज़ील में हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रियो डी जेनेरियो का जो पृथ्वी सम्मेलन होता है इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में कितने राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हुए थे, तो इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित हुए थे। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण का संरक्षण करना, विश्व के स्तर पर जो पर्यावरण का समस्या हो रही है उसको संरक्षण करना है। दूसरा उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब, जून 1992 में। कहाँ पे, ब्राज़ील में।
रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसके लिए कौन सी घोषणा पत्र तैयार की गई थी? तो इसके लिए घोषणा पत्र जो बनाई गई थी वह थी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता। क्या थी? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का घोषणा पत्र तैयार किया गया था और उसको सभी 100 राष्ट्र के देशों ने हस्ताक्षर किया था। इस सम्मेलन में क्या घोषणा की गई थी? इस सम्मेलन में क्या घोषणा की गई थी? तो पहला घोषणा, दूसरी घोषणा। पहली घोषणा थी कि भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी। किस पे सहमति बनी? तो भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी। और दूसरा, 21वीं सदी को सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। किसमें? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में। दो चीज़ों पे घोषणा की गई। कौन कौन सी? पहली घोषणा थी भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति, और दूसरा 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 जो था किसके तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो किसके तत्वाधान में? यूएनसीईडी के तत्वाधान में संयुक्त स्वीकृत किया गया था राष्ट्राध्यक्षों द्वारा। तो यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। अगर इंग्लिश में बात करें तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट इन्वायरमेंट डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। यूएनसीईडी के तत्वाधान में एजेंडा 21 का राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास शामिल करना। कार्य का उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग करना से, जिसमें है पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोग से निपटना शामिल है। इसमें एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। संसाधनों के अगला प्रश्न, संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति क्या है? नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति क्या है? नियोजन। नियोजन के अनुसार ही हमें संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार कहाँ पर हैं? भारत में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार कहाँ पे हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आदि प्रांतों में। ज़्यादातर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। किस राज्य में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है पर मूल विकास की कमी है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जल संसाधन प्रचुर मात्रा पर है लेकिन मूल विकास की कमी है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा बहुतायत है लेकिन वहाँ पे जल की कमी देखने को मिलती है? तो भारत का ऐसा राज्य राजस्थान है जहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा बहुत मात्रा में देखने को मिलती है लेकिन वहाँ पे जल की कमी है। और ऐसा राज्य है जहाँ पे जल की बहुत मात्रा है लेकिन वहाँ पे विकास की कमी है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है लेकिन जल आधारभूत संरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है? तो वह कौन सा है? तो वह है लद्दाख का शीत मरुस्थल। लद्दाख का शीत मरुस्थल क्षेत्र जो है वह सांस्कृतिक विरासत में बहुत धनी है लेकिन वहाँ पे जल आधारभूत संरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे कहाँ पे? लद्दाख की शीत मरुस्थल में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है? तो संसाधन नियोजन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है? तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। अगला प्रश्न पूछा है कि संसाधन नियोजन के क्या क्या सोपान हैं? तो पहला, देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधनों की पहचान करना एवं तालिका बनाना। संसाधन नियोजन का सोपान क्या है कि देश के विभिन्न प्रदेश जो हैं उनमें से कौन कौन से संसाधन हैं उनकी पहचान करना और उन संसाधनों की सूची तैयार करना। संसाधन की पहचान एवं तालिका किया जाता है। तालिका बनाने के लिए या संसाधन की पहचान के लिए क्या क्या किया जाता है? तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, संसाधन का गुणात्मक मात्रात्मक का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं उसमें। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, जैसे इसके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजक ढांचा तैयार करना। तीसरा है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वाधीनता के बाद किसके बाद? स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया? तो स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन का प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से किया गया। अगला प्रश्न है कि विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक केंद्र क्या थे? तो संसाधन संपन्न देश, यानी जो प्रदेश संसाधन संपन्न था उसके लिए विदेशी आक्रमणकारी आकर्षित थे और वहीं पर आकर वो आक्रमण करते थे। अगला प्रश्न है कि संसाधन
किस प्रदेश के विकास में कब योगदान दे सकता है, यानी कि संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में कब योगदान दे सकता है, जब जब उस प्रदेश में या जब उस देश में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो और दूसरा संस्थागत परिवर्तन किया जा सके। ठीक है, यानी कि संसाधन किस प्रदेश में विकास में कब योगदान दे सकता है, तो जब उस प्रदेश में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास हो और संस्थागत परिवर्तन किया जा सके। अगला प्रश्न है कि भारत में सामान्य रूप से विकास और विशेष रूप से संसाधन के विकास में क्या शामिल है। भारत में सामान्य रूप से विकास और विशेष रूप से संसाधन विकास में क्या शामिल है, तो पहला है संसाधन की उपलब्धता, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है मानव संसाधन की गुणवत्ता, चौथा है लोगों के ऐतिहासिक अनुभव। ये सभी चीज़ें शामिल है, यानी कि भारत में सामान्य रूप से विकास के लिए और विशेष रूप से संसाधन विकास में 4 चीज़ें शामिल है। कौन कौन सी? पहली है संसाधन की उपलब्धता, दूसरी है प्रौद्योगिकी, तीसरा है मानव संसाधन की गुणवत्ता, चौथा है लोगों के ऐतिहासिक अनुभव। अगला पॉइंट है संसाधनों का संरक्षण। क्या है? संसाधनों का संरक्षण। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर किस तरह की चिंता व्यक्त की है, तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर इस तरह से चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह बात किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा है। गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए कौन सी प्रवृत्ति जिम्मेदार है, तो कौन सी प्रवृत्ति जिम्मेदार है, तो लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति। यह जो है वह विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए ये 2 प्रवृत्ति जिम्मेदार है। कौन कौन सी? लालची और स्वार्थी व्यक्ति, और दूसरा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है उसके द्वारा जो शोषणात्मक प्रवृत्ति अपनाई जाती है, ये 2 चीज़ हैं वह संसाधन ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी संरचना उत्पादन में किसके विरुद्ध और किसके पक्ष में थे, यानी कि किस पॉइंट के विरुद्ध थे और किस पॉइंट के पक्ष में थे। तो गांधी जी अधिक उत्पादन में के विरुद्ध थे, यानी कि अधिक उत्पादन करने के विरुद्ध थे गांधी जी, और अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे, यानी कि अधिक उत्पादन न किया जाए बल्कि जो एक बड़ा समुदाय है उनके द्वारा उत्पादन किया जाए। तो गांधी जी अधिक उत्पादन करने के विरुद्ध थे और अधिक लोगों के द्वारा उत्पादन करने के पक्षधर थे, अर्थात अधिक उत्पादन नहीं करना है बल्कि उत्पादन अधिक लोगों के द्वारा किया जाना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की पहली वकालत कब की गई थी, यानी कि संसाधन संरक्षण की पहली वकालत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब की गई थी, तो वह की गई थी 1968 में क्लब ऑफ रोम में। कहाँ पे की गई थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम में की गई थी। संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के विचार का पुनरावृत्ति किसने और कब किया था, तो संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के विचार की दोबारा पुनरावृत्ति देखने को मिलती है 1974 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो सुमेसर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुमेसर के द्वारा किया गया था। सुमेसर ने अपनी किस पुस्तक में गांधी जी के विचार को प्रकाशित किया था, तो स्माइल इज ब्यूटीफुल। किसमें किया था? स्माइल इज ब्यूटीफुल। स्माइल इज ब्यूटीफुल की रचना किसने की थी? सुमेसर ने की थी। कब? 1974 में। विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है, तो विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए ब्रुटलैंड आयोग 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट में क्या कहा गया था? ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट में कहा गया था कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, संसाधन संरक्षण की वकालत की। इसमें 2 पॉइंट रिपोर्ट दिया गया था। क्या क्या? सतत पोषणीय विकास की संकल्पना और दूसरा संसाधन संरक्षण की बात कही गई थी। ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में आगे चलकर किस शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो 1987 में प्रस्तुत की गई थी वह आगे चलकर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। आवर कॉमन फ्यूचर के संबंध में एक महत्वपूर्ण योगदान कब दिया गया, तो आवर कॉमन फ्यूचर के संबंध में एक महत्वपूर्ण योगदान 1992 के रियो डी जेनेरियो के ब्राजील में जो पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था उसमें दिया गया था। भूमि संसाधन। भूमि किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आता है, तो भूमि सीमित संसाधन के अंतर्गत आता है, यानी कि भूमि एक सीमित संसाधन है। पूरे भूक्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पे मैदान है, तो पूरे भूक्षेत्र के 43% भाग पे मैदान है और 30% भाग पर पर्वत है और 27% भाग पर पठार है। तो सबसे ज़्यादा भाग पे क्या है, तो सबसे ज़्यादा भाग पर मैदान है जो 43% है, उसके बाद पर्वत है जो 30% है, उसके बाद पठार है जो 27% है। मैदानी भूक्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है, कृषि और उद्योग महत्वपूर्ण है, यानी कि मैदानी भाग में जो है वह कृषि और उद्योग महत्वपूर्ण है। पर्वत क्षेत्र में क्या क्या है, तो पर्वत में नदी है, पर्यटन विकास है, पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह चीज़ कहाँ पे मिलेगी, तो पर्वत में मिलेगी। पठारी क्षेत्र में क्या क्या मिलती है, तो पठारी क्षेत्र में खनिज है, जीवाश्म ईंधन है,
और वनों का अपार संचय कोष है। क्या क्या माना जाता है पठारी क्षेत्र में? तो पठारी क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन या जंगल का अपार संकोच पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाया। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो भू संसाधन का उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, वन के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य या अयोग्य भूमि या शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ये सब चीज़ें भूमि उपयोग के अंतर्गत आती हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन सी है? तो कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आती है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो पहाड़ी, चट्टानी, सूखे और मरुस्थलीय भूमि आती है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत। गैर किसी कार्य में लगाई गई भूमि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें इमारत है, सड़क है, उद्योग है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत आते हैं। परती भूमि के अंतर्गत कौन सी भूमि आती है? तो परती भूमि के अंतर्गत भूमि आती है, एक वर्तमान परती भूमि आती है, ठीक है, और दूसरी वर्तमान परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि भी आती है। ठीक है, तो वर्तमान परती भूमि किसे कहते हैं? तो वर्तमान परती भूमि वह भूमि होती है जिस पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक खेती न किया गया हो, उसे वर्तमान परती भूमि कहा जाता है। एक कृषि वर्ष कितने समय का होता है? तो एक कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का समय को एक कृषि वर्ष माना जाता है। जैसे एक आर्थिक वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो वैसे ही एक कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। वर्तमान परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन भूमि किसे कहा जाता है? तो पुरातन भूमि उसको कहा जाता है जहां पर 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो, उसे पुरातन परती भूमि कहा जाता है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि किसे कहते हैं? जिसे अन्य कृषि अयोग्य भूमि किसे कहा जाता है? तो अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। अन्य गोचर भूमि जो होती है वो अयोग्य भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आती है। दूसरा, विविध वृक्ष फसल उपवन के अधीन भूमि और जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है उसे अन्य कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कौन सी भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है? कौन सी भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो वह है विविध वृक्ष फसल उपवन के अधीन भूमि जो है यह शुद्ध बोए गए क्षेत्र भूमि में शामिल नहीं की जाती है। कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहा जाता है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि वह भूमि होती है जो कृषि योग्य है लेकिन 5 वर्ष से खेती नहीं हो रही है या खाली पड़ी है, यानी 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक उस पर खेती न की गई हो, उसे कृषि योग्य बंजर भूमि कहा जाता है। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो शुद्ध व निवल बोया गया क्षेत्र वह होता है, वह भूमि होती है जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं, उसे शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। सकल कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सकल कृषि क्षेत्र उसे कहा जाता है जो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र प्लस शुद्ध बोए गए क्षेत्र जो होते हैं, इन दोनों को जोड़कर जो क्षेत्र प्राप्त होता है उसे सकल कृषि क्षेत्र कहा जाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तो भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक हैं, पहला है भू आकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा के प्रकार। 3 होते हैं कारक। कौन कौन सी? भूमि की आकृति होती है, उसकी जलवायु और उसके मृदा के प्रकार, या भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। मानवीय कारक कौन कौन से हैं? तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक हैं जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का आंकड़ा भू उपयोग के लिए उपलब्ध है? तो भारत का 93% भूभाग जो है वह भूमि उपयोग के लिए उपलब्ध है। कितना? 93%, 93% जो भारत का भूभाग है वह उपयोग के लिए उपलब्ध है। भारत के किस प्रांत से भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं? तो वह है पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं, लेकिन उनमें से असम को छोड़कर, यानी पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं उनमें से अगर असम को छोड़ दिया जाए तो उत्तर पूर्व के जितने राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं उनमें से सभी उस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे जहाँ पे भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र है और चीन का जो अधिकृत क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है। भारत के किस राज्य में तो इस तरह से कितने प्रतिशत का सर्वेक्षण हो चुका है? तो 93% का सर्वेक्षण हो चुका है और 7% जो बचा है वह भारत का जो पाकिस्तान का क्षेत्र जो कब्जा हुआ पाकिस्तान के द्वारा और जो चीन के द्वारा ना, तो उसका सर्वेक्षण हुआ है, और जो पूर्वी इलाका है वहाँ पे भी
सूचित नहीं किया गया है। भारत के किस राज्य में भूमि के बारे में सूचना है लेकिन भू उपयोग का विवरण नहीं है? पूर्वोत्तर के सभी राज्य हैं जो असम को छोड़कर, यानी कि उस राज्य की भूमि के बारे में जानकारी है कि वह हमारी भूमि है, यहाँ यहाँ सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका उपयोग का विवरण नहीं है, यानी कि वो किस उपयोग में लाया जाएगा इसका विवरण प्राप्त नहीं है। भारत के किस राज्य का भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान का और चीन द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र है, जो कब्जे में लिया गया है, उस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। भारत के कुल सूचित क्षेत्रों के लगभग कितने हिस्से पर खेती होती है? तो भारत में सूचित क्षेत्र कितने हैं? तो 93% जो क्षेत्र हैं वो सूचित हैं। उस 93% में से जो 54% क्षेत्र है उस पर खेती की जाती है। 54% तब होगी जब अन्य परती भूमि जो अन्य उपजाऊ है उस पर 2 या 3 वर्षों में एक बार या 2 बार फसल बोई जाए और उसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तब। यानी 54% भूमि किसको माना जाता है? तो 54% भूमि तब माना जाता है या तब होता है या जो होता है वह कौन होता है कि अन्य परती भूमि जो अन्य उपजाऊ है, ठीक है, क्या है? अन्य उपजाऊ है, और उस पर 2 या 3 वर्षों में एक बार या 2 बार फसल बोई जाए और उसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, तब उसको माना जाएगा सूचित क्षेत्र की भूमि के अंतर्गत। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात अन्य राज्यों में अलग अलग है, यानी सभी राज्यों में अलग अलग है। 80% भूमि पर खेती कहाँ होती है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की भूमि पर 80% भूमि पर खेती होती है? तो वह राज्य है पंजाब और हरियाणा। 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती कहाँ पर होती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे 10 पर जहाँ पे जो भूमि है उस राज्यों में वो भूमि है जो खेती योग्य केवल 10% क्षेत्रों पर ही खेती की जाती है? वह है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन सा है? अरुणाचल है, मिजो है, मणि है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसपे केवल 10% खेती होती है। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में कितने प्रतिशत वनों को वांछित भौगोलिक क्षेत्र में शामिल किया गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 33% वन को वांछित भौगोलिक श्रेणी में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति द्वारा 33% वनाच्छादित रखने का लक्ष्य क्यों रखा गया था? तो पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए 33% वनाच्छादित को रखा गया था। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। हम अपने भोजन, मकान और कपड़े की मूल आवश्यकताओं और कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? तो 95%। यानी कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम मकान में रहते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं और जो हमारी मूल आवश्यकता है, इन सभी ज़रूरतों को हम जो प्राप्त करते हैं वो भूमि से कितने प्रतिशत प्राप्त करते हैं? तो भूमि से हम 95% इन हिस्सों को प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितनी भूमि निम्नीकरण है? तो वर्तमान समय में भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह निम्नीकरण है। इस 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि का निम्नीकरण किसके द्वारा हो रहा है? तो इस 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि निम्नीकरण है, यह 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत या खनन के द्वारा हो रहा है, 56% निम्नीकरण जल अपर्दन के द्वारा हो रहा है और 16% भूमि निम्नीकरण लवड़ी और क्षारीय यानी अधिक सिंचाई एवं मात्रा बढ़ जाती, सिंचाई के कारण लवड़ी और क्षारीय मात्रा बढ़ जाती है, क्षारीय की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। यानी कि 28% किसके द्वारा हो रहा है? तो वनों के अंतर्गत या खनन के तहत हो रहा है। 56% जो होता है जल अपर्दन के कारण हो रहा है और 16% जो है वह लवड़ी और क्षारीय भूमि के कारण हो रहा है। खनन के कारण किस राज्य में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण हुआ है? खनन के कारण किस राज्य में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो वह है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। किस राज्य में अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। किस राज्य की भूमि अधिक सिंचाई के कारण निम्नीकरण हुआ है? किस राज्य की भूमि का निम्नीकरण सिंचाई के कारण हुआ है? तो वो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब बात करेंगे मृदा संसाधन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे।